हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बिहार दरोगा 75 दिन के सीरीज में आज विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे हीट उष्मा चैप्टर को। और ये पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। मास्टर वीडियो है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। यदि आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो ही इसे देखें, वरना आप स्किप अभी ही कर जाएं। इसके अलावा दोस्तों, इस लेक्चर में पूरा कंसेप्ट आपको मिलेगा, साथ ही लूसेंट, क्राउन, सार संग्रह, घटना चक्र में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी इसमें ऐड कर दिया गया है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि वो वाला बुक में कैसा क्वेश्चन पूछा है ना, ताकि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिले। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग सहयोग करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि लेक्चर आनी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी जो आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा समय आप रिवीजन पर मारें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हीट। दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हीट। देखिए क्या कहता है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। हीट इज एन एनर्जी। हीट क्या एक ऊर्जा है। और ये जो उष्मा है, इसका हम लोग इसको नापते कैसे हैं, इसको मापते कैसे हैं, तो तापमान से इसको उष्मा को मापते हैं। और इसको मापने के बाद ही पता चलता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है। ठीक है। सबसे बड़ी बात ध्यान में क्या रखनी है कि उष्मा जो है ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। क्या याद रखना है, हीट जो है हाई टेम्परेचर से कहाँ जाएगा, लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। अब जैसे देखिए, ये कोई कप है। इस कप में जो है कुछ चाय रखा हुआ है, तो ये गर्म है। तो यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर, और बाहर में जो है लो टेम्परेचर है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है। जब यहाँ से हाई बाहर जाएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर हाई जाता रहेगा, लगातार जाता रहेगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों इक्वल टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का हाई टेम्परेचर ये क्या, किसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया लो टेम्परेचर की तरफ, और ये चीज ठंडा हो गया। वहीं अगर बात करें, जैसे देखिए ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा है। अब देखिए यहाँ पर बर्फ ग्लास में लो टेम्परेचर है, और सामान्य जगह नॉर्मल यहाँ पर हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ से टेम्परेचर यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है। ठीक है, जैसे अगर कमरे की बात करें तो ये कमरा हो गया और ये ग्लास का अंदर हो गया बर्फ जिसमें। तो कमरे से टेम्परेचर ग्लास में आएगा, लगातार आते जाएगा आते जाएगा, और इस ग्लास में जो है हीट मिलता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस हीट से बर्फ जो है पिघल जाएगा। तो क्या देखा हम लोगों ने कि जो हीट है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। अब देखिए, उष्मा का एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, जबकि इसका सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। ध्यान रखना है, उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी, एसआई मात्रक जूल। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो कई दफा पूछा गया है कि 1 कैलोरी बराबर कितना। तो आप ध्यान रखें, 4.168 इंटू 10⁻³ ये जरूर ध्यान रखें। 4.168 कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। एवं 1 BHTU बराबर होता है 252 कैलोरी। ये भी कभी पूछ सकता है कि 1 BHTU बराबर कितना कैलोरी होता है। अब देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो 64 बीपीएससी में ये पूछा गया था, है ना, कि BHTU किससे संबंधित है, किसका मात्रक है। तो ध्यान रखना है। ये होता क्या, देखिए क्या कहता है इसके बारे में। ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसका मतलब हुआ। कहता है 1 पाउंड जल का ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा लगेगा उसे ही 1 BHTU कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखते हैं तापमान के बारे में। देखिए, तापमान को मुख्यतः जो है 3 प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब देखिए, सेल्सियस का रेंज क्या है, तो 0 से 100। केल्विन का रेंज है 273 से 373, और फ़ारेनहाइट का है 32 से 212 फ़ारेनहाइट। ध्यान रखें, 0 से 100, 273 से 373, 32 से
212। अब देखिए सेल्सियस का अगर निम्न पूछ लिया जाए लोएस्ट वैल्यू तो ये 0 है, ठीक है। सेल्सियस का लोएस्ट वैल्यू 0, हाईएस्ट वैल्यू 100। उसी तरह से केल्विन का लोएस्ट वैल्यू है 273 और हाईएस्ट 373। फ़ारेनहाइट का देखिए क्या है, 32 लोएस्ट और 212 हाईएस्ट, ठीक है दोस्तों। वही चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं, निम्न मात्रा 0, उच्च मात्रा 100, निम्न मात्रा 273, उच्च मात्रा 373, निम्न मात्रा 32, उच्च मात्रा 212। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कई दफा घुमाने के लिए पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, कि जल का हिमांक जो है या गलनांक जो है सेल्सियस में हम सभी को पता है 0 डिग्री, तो केल्विन में 273 ही तो होगा और फ़ारेनहाइट में 32 होगा, ठीक है। इसको आप याद रखें, ये निम्न है लोएस्ट, ये हाईएस्ट, लोएस्ट हाईएस्ट, लोएस्ट हाईएस्ट। तो देखिए 0 डिग्री पर जब ये जम रहा है तो इसमें 273 केल्विन पर होगा, इसमें 32 केल्विन पर होगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ये जमने की बात हो रही है। अगर बात हो जाए खौलने की तो देखिए खौलता है 100 डिग्री पर, तो सेंटीग्रेड में 100 सेल्सियस और केल्विन में 373, फ़ारेनहाइट में 212, ठीक है। तो ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं कन्वर्जन फार्मूला है ना, चेंज कैसे करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में आप लिख लीजिए कि इससे एक नई क्वेश्चन रहेगा, हर साल रहता है, हर साल रहता है, ठीक है। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो आपको हर साल इससे एक प्रश्न मिल जाएगा, किसी न किसी रूप में मिल ही जाएगा। तो देखिए इसको रटना नहीं है, इसको एक बार अगर आप देख लीजिएगा तो एकदम निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। देखिए सी माइनस लोएस्ट बाय हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, के माइनस लोएस्ट बाय हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, एफ माइनस लोएस्ट बाय हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इसको आप भूल जाइए। तो याद क्या रखना है, देखिए हम लोगों ने देखा था सेंटीग्रेड का होता है 0 से 100, है ना। फ़ारेनहाइट का देखा था 273 से 373, और माफ करें ये केल्विन का था। फ़ारेनहाइट का देखा था 32 से 212। ये आपको याद में रखना है बस, ठीक है। अब देखिए ये बनेगा कैसे, तो कुछ नहीं करना है, सी माइनस 0 पहला जो ले लेना है लोएस्ट वाला, फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम कितना है सेंटीग्रेड का 100, मिनिमम 0, के माइनस मिनिमम बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम, एफ माइनस 32 मिनिमम बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। ये आप सजा दीजिएगा। उसके बाद जब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा सी बाय 100, के माइनस 273/100, एफ माइनस 32/180, देखिए, ठीक है। और न्यूमर में ये बाय 80 करते हैं, इसको भी अलग से ध्यान रखें। लेकिन देखिए इसको अगर आप 20 से डिवाइड कर देते हैं सबको, 20 25 100, है ना, 20 25 100, और ये हो गया कितना 9। तो कई जगह इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, तो ध्यान रखें। सी बाय 100 इक्वल टू के माइनस 273/100 बराबर एफ माइनस 32/180। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये कैसे आया, तो सी माइनस 0 बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम, उसी तरह से के माइनस मिनिमम बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। जिसका जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू था ना उसी पर हम लोगों ने इसको केवल सेट किया। एक बार लिखिएगा, आराम से प्रैक्टिस होगा। अब जैसे देखिए पूछ लेगा सवाल 40 को केल्विन में बदलना है, तो पता है सी बाय 100 केल्विन का बात किया तो के माइनस 273, है ना, के माइनस 273/100, नीचे 100 कैंसिल, है ना। और एक 40 आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो यहाँ 40 पुट करेंगे, 40 प्लस इधर करेंगे, इधर माइनस में तो इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऐसे ही ये सवाल पूछा जाता है। कन्वर्ट 40 डिग्री इंटू फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला लगाएंगे, सी बाय 100 एफ माइनस 32/180, ये जीरो इधर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ सी का वैल्यू दिया हुआ है 40, है ना, देखिए ये 18 हो गया। ऐसे ही बनाएंगे इसको आगे भी। अब देखिए कुछ चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा जाता है, कहता है
हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर केल्विन में पूछे तो 310, ये बहुत पूछा जाता है, 310 केल्विन, ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें तो कहता है कि ऊष्मा को कैलोरी मीटर से मापते हैं। ध्यान रखना, ऊष्मा को किससे मापते हैं? कैलोरी मीटर से। ठीक है, जबकि तापमान को थर्मामीटर से नापते हैं। ऊष्मा को किससे मापते हैं? कैलोरी मीटर से। तापमान तो थर्मामीटर पता ही है। अब जब थर्मामीटर आ गया तो थर्मामीटर का बात कर लीजिए। देखिए, पहला थर्मामीटर है द्रव तापमापी, लिक्विड थर्मोमीटर। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सवाल आपसे पूछ लेगा कि लिक्विड थर्मोमीटर या द्रव तापमापी में किसका प्रयोग होता है, तो इसमें जो है अल्कोहल का या पारा का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए किसका प्रयोग करना चाहिए ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए, पारा जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, इसलिए जब और इससे कम का तापमान नापना हो तब अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान का रखना है कि द्रव तापमापी में अल्कोहल या पारा का प्रयोग होता है। सामान्यतः अगर पूछे तो ज्यादातर पारा ही होता है, लेकिन जब -39 से नीचे का तापमान नापना होगा तो हम लोग अल्कोहल का यूज करेंगे। अल्कोहल लिक्विड के रूप में उसमें प्रयोग किया जाएगा। ये तो हो गया द्रव तापमापी। अगला है डॉक्टरी थर्मामीटर। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग हम लोग सभी जानते हैं शरीर के तापमान को नापने में होता है। ठीक है, इसका रेंज की अगर बात की जाए तो 35 से 43 सी, और फ़ारेनहाइट में जरूर ध्यान रखें 95 से 110 फ़ारेनहाइट। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि फ़ारेनहाइट में जो है डॉक्टरी थर्मामीटर का माप या रेंज कितना होता है, तो ध्यान रखना 95 से 110। ठीक है, अगला है गैस तापमापी। देखिए ये क्या है? गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। द्रव में क्या होता था? द्रव तापमापी में अभी हम लोगों ने पढ़ा अल्कोहल या पारा। तो देखिए, गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। यह 500 डिग्री तक तापमान को नाप सकता है, हाइड्रोजन वाला। लेकिन जब इससे अधिक का वैल्यू नापना होगा तो हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, गैस तापमापी में जब 500 से अधिक टेम्परेचर नापना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन गैस का। ध्यान रखना है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करने पर यह 1500 डिग्री तक तापमान नाप सकता है। हाइड्रोजन का रेंज क्या है? 500 तक, और 500 से ऊपर जाएंगे तो प्रयोग करेंगे नाइट्रोजन का, वो नाप लेगा लगभग 1500 तक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये है पायरोमीटर। अति उच्च तापमान, मतलब आप याद रखें 1500, 2000, 3000, 50,000, 25,000 जो भी है। अति उच्च तापमान, बहुत ज़्यादा तापमान को नापने में, मतलब 1500 से ज़्यादा ही पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अति उच्च तापमान मापने में किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का। जैसे अगर बात करें सूर्य के पृष्ठ का तापमान 6000 होता है, तो इसे नापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पायरोमीटर का। देखिए, पायरोमीटर को ऊष्मीय विकिरण तापमापी भी कहते हैं। पायरोमीटर का दूसरा नाम क्या है? ऊष्मीय विकिरण तापमापी। इससे जो है उच्च तापमान मापा जाता है। अब देखिए, कुल 4 थर्मामीटर हम लोगों ने पढ़ा नापने का। पहला था अपना द्रव तापमापी, जिसमें कि हम लोगों को पारा या अल्कोहल प्रयोग करना था। पारा, मुख्यतः पारा का प्रयोग होता है, क्योंकि पारा का जो रेंज है 39 डिग्री सेल्सियस है। उसके अलावा देखिए, जब इससे नीचे के तापमान को नापना होगा तब अल्कोहल का प्रयोग करेंगे। दूसरा था अपना डॉक्टरी, तो इससे शरीर के तापमान को नापते हैं, है ना। इसका रेंज जो है
95 से 110 फ़ारेनहाइट तक होता है, ध्यान रखें इस रेंज को। फिर हम लोगों ने क्या देखा, गैस तापमापी। तो इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस तापमापी 500 डिग्री तक ही तापमान माप सकता है। जब इससे ऊपर का नापना हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, अगला था पायरोमीटर। तो ये 1500 से ऊपर के तापमान को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और इसे ऊष्मीय विकिरण तापमापी भी कहते हैं। आगे देखते हैं। परम शून्य तापमान। देखिए, वह तापमान या ऐसा तापमान जिसमें अणु की गति लगभग शून्य हो जाती है। ठीक है, अणु की गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। देखिए सीधा सीधा आपको ऑप्शन में यही लाइन लिखा हुआ मिलेगा कि परम शून्य तापमान वह है डैश, नीचे आपको 3 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें एक ये भी रहेगा कि जिस पर अणुओं की गति शून्य हो जाती है, तो उसे परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है, देखिए ये परम शून्य तापमान प्रैक्टिकली नहीं है, ये एक काल्पनिक तापमान है, ध्यान रखना है। परम शून्य तापमान काल्पनिक तापमान है, और इसका मान जो है आपसे एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। ज्यादातर केल्विन में आंसर ऑप्शन रहता है, लेकिन आप सभी चीजों को ध्यान रखें। देखिए फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो -459, ठीक है, 459 माइनस। सेल्सियस में अगर बात करें तो 273 माइनस में है ना। और केल्विन में 0, केल्विन में 0, सेल्सियस में 273, फ़ारेनहाइट में 459। इन तीनों मानों को आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आपसे पूछ लेगा कि परम शून्य तापमान का मापन या मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 459, सेल्सियस में 273, केल्विन में 0 केल्विन। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ये एक इमेजनरी काल्पनिक तापमान है। ठीक है, और इसमें क्या होता है परम शून्य तापमान में, तो अणुओं की गति जो है लगभग शून्य हो जाती है, ध्यान रखना है इसको, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्या कहता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की 3 अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसकी अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए क्या कहता है कि जिस तापमान पर, ऐसा कोई भी तापमान जिस पर ठोस जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु कहते हैं। कोई ठोस था, उसे आपने लिक्विड में बदल दिया, मतलब उसको आपने गला दिया। फिर कहता है देखिए वह तापमान जिस पर लिक्विड गैस में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा, लिक्विड किस में बदल रहा है, गैस में, तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉयल करके आपने धुआं धुआं कर दिया, भाप बना दिया। इस चीज को यहां पर देखते हैं। देखिए कोई ठोस है, इसको आप चेंज कर रहे हैं लिक्विड में। ठीक है, ठोस को चेंज कर रहे हैं लिक्विड में, तो देखिए इसको पहले गलाना होगा। ठीक है, ठोस को चेंज किस में कर रहे हैं, लिक्विड में, तो क्या करेंगे, गलाना होगा, गलनांक बिंदु। फिर अगर देखिए द्रव को अगर आप फिर गैस में बदलेंगे, द्रव को किस में बदल रहे हैं, गैस में, तो क्या होगा, क्वथनांक, खौलाना होगा, बॉइलिंग करना होगा। तो ये कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जब ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, उसको भी देखेंगे। ठोस से सीधा गैस में बदलना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग ठोस से गैस में गए तो उसको गलाए, गलनांक बिंदु, द्रव से गैस में गए, क्वथनांक बिंदु। अब यहाँ पर रिवर्स देखिए क्या कह रहा है, गैस से द्रव में जाएंगे तो क्या होगा, संघनन होगा, है ना, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा। फिर द्रव से जब ठोस में बनाएंगे तो क्या होगा, हिमांक होगा, जमाना होगा, फ्रीज करना होगा। पानी को जब बर्फ बनाना है तो क्या, हिमांक, समझ रहे हैं आप। चलिए, और ये भी ध्यान रखें कि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाने वाला प्रक्रिया जो होता है इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए कि जब आप सॉलिड से लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो आपको हीट को देना होगा, बिल्कुल देना होगा, तभी तो उसका अवस्था में परिवर्तन होगा।
फिर अगर आप लिक्विड से गैस में बदलना चाहते हैं तो भी आपको हीट देना होगा। लेकिन जब आप इस तरह से करते हैं कि गैस से लिक्विड में बदलेंगे तो आपको क्या करना होगा, हीट को खींचना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, है ना। जैसे कि जो भाप किसी लेयर पर लग जाता है, जब वो चीज़ धीरे धीरे उससे टेम्परेचर कम जाता है तो वो धीरे धीरे टपकने लगता है। फिर देखिए लिक्विड से अगर आपको सॉलिड में बनाना है तो भी आपको हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, है ना। पानी अगर आप फ्रिज में डालते हैं तो क्या होता है, तापमान को कम कर देता है, तभी तो वो बर्फ बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेफ्थलीन बॉल, कपूर, ड्राई आइस या सॉलिड CO2, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ऐसे तत्व हैं जो ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है। ठीक है, आपको हो सकता है पूछ ले, इसमें एक NaCl भी शामिल होगा। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो ध्यान क्या रखना है, ये दर्शाता कौन है, तो नेफ्थलीन बॉल, कपूर, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, ये सारा। ये ऊर्ध्वपातन क्या था, तो हम लोगों ने देखा था ठोस से सीधा गैस में बदल जाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बहुत आजकल पूछता है त्रिगुण बिंदु, ये क्या है। देखिए त्रिगुण बिंदु में क्या हम लोग लिख सकते हैं, वह तापमान और दबाव, टेम्परेचर ऑफ, जो दबाव आप कह सकते हैं, प्रेशर, जिस पर कोई पदार्थ ठोस, लिक्विड और गैस इन तीनों के मिक्सचर की अवस्था में संतुलन में हो जाता है। ठीक है, कोई पदार्थ ठोस, तरल, गैसीय अवस्था संतुलन में हो जाती है तो उस स्टेज को, उस स्टेज पर जो पहुंचने में लगा टेम्परेचर है उसे बोलते हैं त्रिगुण बिंदु। ठीक है, ना वो पूरी तरह से सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना पूरी तरह से गैस है, ये तीनों अवस्था संतुलन में हो गई, ध्यान रखें। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा, ये क्या है। देखिए कहता है किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान को, इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे, उस ऊर्जा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इकाई द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको बढ़ाना है, गर्म करना है। ठीक है, तो उसको 1 डिग्री जैसे मान लीजिए अभी नॉर्मल टेम्परेचर पर मान लेते हैं कि वो 40 डिग्री पर है, उसको 41 करना है, किसको, इकाई द्रव्यमान को। 40 से 41 करने के लिए उसको हीट देना होगा, तो वही जो हीट देना होगा, आवश्यक ऊर्जा को ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग पदार्थों का विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखिए स्टेटमेंट के रूप में अगर आपको ये लाइन दे देगा कि निम्न में से सही कथन छाने, तो क्या अगर ये कहीं मिले कि अलग अलग पदार्थों का विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होता है तो इसे जरूर ध्यान रखें कि बिल्कुल हाँ होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब पदार्थों का विशिष्ट ऊष्मा एक ही हो, और ना ही होता है, अलग अलग पदार्थों का विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होता है। देखिए सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, और अगर द्रव्य में बात की जाए तो द्रव्य में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा जल का होता है, ध्यान रखना है। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, जल का। ठीक है, ये भी आप देखिए, ये एक रिलेशन बनता है Q बराबर MS डेल्टा T, ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा ये सब क्वेश्चन, रेलवे में तो ज्यादातर यही सब पूछता है, इसी तरह का प्रश्न। Q बराबर MS डेल्टा T, Q क्या है यहाँ पर, तो जो ऊष्मा आपने दिया, Q क्या है, जो ऊष्मा आपने दिया, M जो द्रव्यमान था, S यहाँ पर है विशिष्ट ऊष्मा, और T क्या है, टेम्परेचर में बदलाव, कि पहले कितना था और अभी आप कितना बदल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से S निकाल लेंगे, S इक्वल टू हो जाएगा Q बाय M डेल्टा T, Q बाय M डेल्टा T।
तो इसका ऐसा यूनिट भी याद रखें, उष्मा का होता है जूल, बाय है तो पर, एम है तो मास है तो केजी, और टेम्परेचर डेल्टा टी केल्विन। क्लियर है? ये जरूर ध्यान में रखें कि विशिष्ट उष्मा का निम्न में से कौन सा संबंध सही दर्शाता है, तो ये S बराबर क्यू बाय एम डेल्टा टी या Q बराबर एम एस डेल्टा टी, इसका ऐसा ही यूनिट जरूर। अब देखेंगे गुप्त उष्मा। ठीक है, पीछे हम लोगों ने देखा था विशिष्ट उष्मा, ये कह दी किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। ये समझना जरूरी है। किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये समझने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर बर्फ है, ठीक है, तो इसको अगर इस स्टेज में लाना है, मतलब लिक्विड के स्टेज में लाना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ टेम्परेचर दिया तो ये तुरंत ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये अपनी अवस्था परिवर्तन में करने में कुछ टेम्परेचर को लेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ आप हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर में वृद्धि होगा, वो इसके मॉलिक्यूल्स में ही खो जाता है, इसलिए उसको गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसका अवस्था परिवर्तन के लिए जो उष्मा हम लोग लगाएंगे उसे ही गुप्त उष्मा कहते हैं। देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। गुप्त उष्मा में तापमान नहीं बढ़ता, कब तक? जब तक अवस्था नहीं बदलता, जब तक बर्फ से लिक्विड द्रव नहीं होता। ठीक है, अब देखिए जल की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी, ये डायरेक्ट पूछता है ये सब। जल की गुप्त उष्मा कितनी? 80, तथा भाप का गुप्त उष्मा 540 कैलोरी। ध्यान रखना है, जल का 80 और भाप का 540। ध्यान रखिए, इसीलिए भाप से हमें ज़्यादा जलन महसूस होता है। रोटी वगैरह का जब भाप आपको लग जाएगा तो आपको ज़्यादा जलन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं उसका गुप्त उष्मा 540 है, जल का 80 ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। Q बराबर ml। Q क्या है? दी गई उष्मा अवस्था परिवर्तन के लिए, M जो है द्रव्यमान है और L जो है ये लेटेंट हीट गुप्त उष्मा है। तो यहाँ से दोस्तों L बराबर हम लोग निकाल लेंगे Q बटे M। देखिए विशिष्ट उष्मा में क्या थी कि एक द्रव्यमान इकाई के एक द्रव्यमान इकाई को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए, कंफ्यूज नहीं करें, दी गई आवश्यक उष्मा। यहाँ क्या है? तो अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा वो गुप्त उष्मा कहलाती है। तो ध्यान रखें Q बराबर ml, तो यहाँ से हम लोग L निकाल लेंगे, ये M इधर आ जाएगा, Q बाय M हो जाएगा। देखिए इसका ऐसा यूनिट भी आप देख लीजिए, ऐसा यूनिट कह रहा है जूल पर केजी, जूल पर केजी। तो देखिए L क्या, L बराबर क्या है? Q तो जूल है उष्मा, M द्रव्यमान, तो जूल पर केजी आ गया। रटे नहीं, ऐसे निकालिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए अगर इसको समझने का कोशिश करें तो जैसे देखिए ये कोई एक डायग्राम है, ठीक है, 0 से A तक, यहाँ तक आप देखें सॉलिड स्टेट, ठीक है, फिर B से C तक लिक्विड स्टेट, फिर देखिए D से E तक गैस स्टेट। दो बिंदु आपको ऐसे फ्लैट लग रहा होगा, ये है AB और CD। ये फ्लैट जो है ये यहाँ पर लेटेंट हीट खोया है। कैसे? ये देखिए, इसको अगर समझते हैं कि 0 से A में सॉलिड था, जैसे कि मान लेते हैं बर्फ था, ठीक है, तो बर्फ को टेम्परेचर दिए हम लोग, टेम्परेचर दिए ना भाई। तो देखिए 0 से A तक सॉलिड था, जब उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो कुछ देर जो टेम्परेचर देंगे, कुछ जो उसमें टेम्परेचर खपेगा लिक्विड होने में, वो हो जाएगा लेटेंट हीट। जब उसमें लेटेंट हीट लग गया, गुप्त उष्मा लग गया, उसका अवस्था परिवर्तन में हो गया, तब ना वो लिक्विड में आ जाएगा, बर्फ पिघल के पानी हो गया। अब देखिए ऐसा पानी में टेम्परेचर दिए तो कुछ टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर जाके गैस या भाप में बदलेगा। तो इस बीच में जो ये जो फ्लैट देख रहे हैं आप CD, ठीक है,
क्योंकि लिक्विड का अवस्था परिवर्तन होकर गैस हो गया, इसमें जो हमें उष्मा लगी उसे ही तो गुप्त उष्मा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, लेटेंट हीट। समझ गए होंगे उम्मीद है आपको, ठीक है। ओ ए सॉलिड, फिर देखिए सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए कुछ टेम्परेचर लगा, वो फ्लैट टेम्परेचर रहा ए बी, जिसे लेटेंट हीट बोली। चलिए आगे देखते हैं, ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू, ये क्या है। तो देखिए इससे ही हमें पता चलता है कि ईंधन की क्षमता क्या है। किसी ईंधन का जो ऊष्मीय मान है वो बता देता है कि ये ईंधन की क्षमता, ईंधन की गुणवत्ता के बारे में बताता है। जैसे देखिए किसी ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, कोई ईंधन है उसे आपने जलाया, उससे जो ऊष्मा उत्पन्न हुआ वह जो है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, तो किसी ईंधन को जलाने पर जो हमें ऊष्मा मिलता है। अब देखिए ऊष्मीय मान अगर ज्यादा होगा तो ईंधन की गुणवत्ता भी ज्यादा होगी, है ना। और जब ईंधन की गुणवत्ता ज्यादा होगी तो ऊष्मा का उत्पादन भी ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आप कि ऊष्मीय मान ज्यादा होगा तो ईंधन अच्छा होगा, ईंधन अच्छा होगा तो आपको ज्यादा हीट मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। कैलोरीफिक वैल्यू होता है क्यू बाय एम, है ना, और इसका ऐसा यूनिट भी जूल पर केजी है। ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखें। ईंधन की क्षमता को कौन बताता है, ऊष्मीय मान बताता है। ये ऊष्मीय मान क्या है, तो किसी ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, ऊष्मीय मान ज्यादा होगा तो ईंधन की गुणवत्ता भी ज्यादा होगी, और जब ईंधन की गुणवत्ता ज्यादा होगी तो हमें ऊष्मा ज्यादा मिलेगा। जैसे कि अगर आप गोईठा को जलाएं और आप कोयला को जलाएं तो देखिए दोनों में इसका ऊष्मीय मान ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे ऊष्मीय प्रसार के बारे में क्या कहता है। देखिए धातु को जब गर्म करते हैं तो वह फैलता है। ध्यान रखिएगा, कोई धातु है, मान लेते हैं ये एक पट्टी है, धातु को जब आप गर्म करेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा, है ना। ध्यान रखिए, लेकिन जब इसको हम लोग ठंडा करते हैं तो ये सिकुड़ता है। जब इसे ठंडा करते हैं तो सिकुड़ता है। देखिए इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, जैसे कि मान लेते हैं ये जो है अपना टमटम जिसे हम लोग बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी, है ना, ये चक्का है, इसके ऊपर आपने अगर देखा होगा ध्यान से तो एक लोहे का हाल जिसको बोला जाता है वो लगा रहता है, ठीक है। अब देखिए इसको चढ़ाने से पहले इस लोहे की पट्टी को गर्म कर लेते हैं, गर्म कर लेंगे तो ये फैल जाता है। देखिए ठीक है, गर्म किए तो आसानी से ये फैल गया, चढ़ गया। छोटा चीज है, जैसे कि चक्के से, समझिएगा इस तरह को बात, चक्का से ये छोटा ही है लेकिन इसको गर्म किए तो ये बड़ा हो गया, चक्के से बड़ा हो गया साइज में। और फिर जब जब इसको चढ़ा दिया जाता है तो इसे ठंडा कर दिया जाता है। तो जब ये ठंडा हो जाता है तो उसको टाइट से पकड़ लेता है ना। तो क्या देखा हम लोगों ने कि धातु को जब गर्म करते हैं तो वह फैलता है, लेकिन जब इसे ठंडा करते हैं तो सिकुड़ता है। ध्यान रखिएगा, आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मी के दिन वगैरह में गेट वगैरह अगर आप लगाते हैं तो आपको लगेगा कि ये टाइट हो गया है। क्यों, क्योंकि जो उसको डिस्टेंस था थोड़ा फैल गया है ना। लेकिन देखिए पानी को जब गर्म करते हैं तो वो सिकुड़ता है और ठंडा होने पर फैलता है। ध्यान रखिएगा, सिकुड़ता कैसे, पानी को अगर आप ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बर्फ बन जाएगा, सिकुड़ गया। गर्म करेंगे तो फिर से फैल गया, है ना। इसलिए देखिए क्या हो रहा है, ठंडा कर रहे हैं, ठंडा, माफ करें, यहाँ पर क्या लिखा है, पानी को जब गर्म करते हैं तो सिकुड़ता है, गर्म करेंगे तो सिकुड़ेगा, और ठंडा करने पर फैलता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि ठंडा वगैरह दिन में आप देखेंगे, क्या भारत में तो नहीं, विदेशों में पूरा रोड पर बर्फ जम जाता है तो पानी की जो पाइप होती है वो फट जाता है, ठीक है। पानी का पाइप फट जाता है, क्यों, क्योंकि बर्फ जो है या ठंडा होने पर वो होता है फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और गर्म करने पर सिकुड़ रहा है।
सबसे बड़ी बात ये देखिए, ऊष्मा का प्रसार 3 प्रकार से होता है। क्या है? रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल प्रसार और आयतन प्रसार। 3 प्रकार का प्रसार है। रेखीय प्रसार को अल्फा, क्षेत्रफल प्रसार बीटा, आयतन प्रसार गामा। ये क्या है? तो देखिए, किसी वस्तु को अगर आप, जैसे कोई एक आयरन रॉड है, उसे आपने गर्म किया तो उसकी लंबाई में डेल एल वृद्धि हो गई। तो रेखीय प्रसार है लंबाई में आने वाला बदलाव। क्षेत्रफल, आपको पता है क्षेत्रफल प्रसार क्या है, क्षेत्रफल में आने वाला बदलाव। और आयतन, तो आयतन में आने वाला बदलाव। लंबाई वाले को अल्फा से, क्षेत्रफल वाले को बीटा से और आयतन वाले को गामा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिए, किसी रड को आपने, जिसकी लंबाई एल थी, गर्म किया तो उसकी लंबाई में डेल एल वृद्धि हो गई। ठीक है ना? तो ये जो एल और डेल एल का जो डिफरेंस है, यही आपका रेखीय प्रसार है। उसी प्रकार से डेल ए क्षेत्रफल प्रसार, डेल वी आयतन में प्रसार, वॉल्यूम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है, अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो का अनुपात है 1:2:3 होता है। इसको कंठस्थ कर जाइए, सीधा आपसे पूछ लेगा कि अल्फा और गामा का अनुपात, तो ध्यान रखिए 1:3। या आपसे पूछ लेगा बीटा गामा का अनुपात 2:3। इसको आप नहीं भूलना चाहिए कभी भी, आपको ध्यान रखें, एक आध क्वेश्चन निकल जाएगा इससे, रेलवे में तो गारंटी निकलता है। फिर देखिए, उसमें प्रसार जो भी हम लोगों ने पढ़ा, उसका उपयोग क्या है। देखिए, किसी भी चीज का ढक्कन अगर नहीं खुलता है तो उसे क्या करते हैं, जब गर्म पानी में रख देते हैं उस बोतल को, उस जार को, तो क्या होता है, गर्म होने पर जो धातु का जो ढक्कन था, जो पहले से टाइटली पैक था, वो फैल गया तो वो आसानी से खुल जाता है। लोहे की रिम को टायर से छोटा रखा जाता है। ठीक है, बैलगाड़ी के चक्कों पर हाल गर्म करके चढ़ाते हैं, फिर उसे जल्दी से ठंडा करते हैं ताकि लकड़ी पर लोहे की पकड़ मजबूत हो सके। इसके अलावा रेलवे की पटरियों के बीच थोड़ा जगह छोड़ा जाता है, थोड़ा हो गया 2 बार, छोड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में ये इसका प्रसार होता है ना? अगर थोड़ा जगह नहीं छोड़ेंगे तो पटरियां टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, गर्मी में ये जो है फैलता है। आगे देखते हैं, शीत ऋतु में, ठंडा के मौसम में शरीर का तापमान जो है कमरे के तापमान से ज्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे किसी आप आयरन की किसी वस्तु को टच करें, किसी लकड़ी की किसी वस्तु को टच करें, तो आपको जो लोहे का जो सामान है वो ज्यादा ठंडा लगता है। क्यों? तो इसका रीजन यही है कि ठंडे के दिनों में हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो रूम के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, और जो लोहा है ये ऊष्मा का सुचालक है, कंडक्टर है ये, जबकि लकड़ी क्या है, तो कुचालक है। जब हम किसी लोहा की किसी वस्तु को, कुर्सी या जो भी है, उसे छूते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा तापांतर के कारण लोहे, देखिए क्या होता है, हमारे हाथ में हाई टेम्परेचर है। ठीक है, हमारे हाथ में हाई है, कुर्सी में लो है, तो जब उसे हम छूते हैं तो दोनों के बीच में ताप में अंतर है। तो इसी तापांतर के कारण लोहे की कुर्सी में शीघ्रता से प्रवाहित होती है। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि हाई से लो की तरफ जाएगा, जबकि ये कंडीशन जो है लकड़ी में नहीं होता, क्योंकि ये ऊष्मा का तो बेड कंडक्टर है। इसी वजह से हमें लोहा ज्यादा ठंडा लगता है लकड़ी के मुकाबले। ठीक है, तो उसका अगर एक लाइन में आंसर देना हो तो तापांतर के कारण हमारे शरीर का ताप ज्यादा है, कमरे में रखे वस्तु का ताप हमसे कम है। तो जब उसको हम टच करते हैं, छूते हैं, तो हमारा ताप ज्यादा है, तो हमारा ताप उसमें ट्रांसफर होने लगता है ना? अब देखते हैं ऊष्मा का संचरण। इसकी 3 विधियां हैं। पहला है चालन, कंडक्शन। तो ध्यान रखिए, कंडक्शन विधि जो है केवल ठोस में होता है। इससे कई दफा क्वेश्चन बना है कि केवल ठोस में होने वाली ऊष्मा की कौन सी विधि है ना? तो चालन जो है केवल ठोस में होता है। अभी चालन होता क्या है, तो देखिए चालन में क्या होता है ना,
कि ठोस का अणु अपना स्थान नहीं छोड़ता है, बल्कि उसको जो एनर्जी मिला, उसको जो ऊष्मा मिला, वो एक दूसरे अणु को ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई अणु है, इसको हीट मिलता है ना, तो ये भाग के यहाँ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, ये क्या करेगा, अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर देगा चालन में, और ये इसका बगल वाला अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर देगा, फिर ये अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर देगा, ऐसे ही वो जो है क्रम से बढ़ता जाएगा। तो क्या देखे हम लोगों ने, चालन में ठोस के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, बल्कि उष्मा को एक अणु से दूसरे अणु तक जो है दूसरे अणु को हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जब अणु स्थान नहीं छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या, अणुओं में गति नहीं होती। सवाल देखिए घुमा के अगर पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा कि उष्मा संचरण की किस विधि में अणुओं में गति नहीं होती, तो ध्यान रखिए वो है चालन विधि में, केवल ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगला है संवहन। संवहन देखिए किस में होता है, तो कहता है संवहन जो है द्रव एवं गैस दोनों में होता है। घटना चक्र का आपका पहला ही क्वेश्चन ये वाला है, संवहन किस में होता है, तो द्रव और गैस दोनों में। इसमें कैसे गति करता है अणु, तो इसमें जो है अणु गति करते हैं और अणु की गति से ही उष्मा का संचरण होता है। ध्यान रखिएगा, चालन में अणु गति नहीं कर रहा है, केवल ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन संवहन में क्या कर रहा है, अणु गति कर रहा है और उष्मा का संचरण भी कर रहा है। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल, तो वायुमंडल, चाय की केतली, ठीक है, कार का रेडिएटर, ये सब जो है संवहन द्वारा ही गर्म होता है। ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। देखिए विकिरण, रेडिएशन, ये क्या है, तो विकिरण में माध्यम के कण भाग ही नहीं लेते। चालन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो अणु होते हैं वो अपना स्थान नहीं बदलते, वे गति नहीं करते, केवल हीट को ट्रांसफर करते जाते हैं। फिर हम लोगों ने इसमें देखा, संवहन में देखा कि अणु गति करते हैं और उष्मा का संचरण करते हैं। विकिरण में क्या ध्यान रखना है कि माध्यम के कण भाग ही नहीं लेते, और सबसे बड़ी बात है कि विकिरण उष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। सवाल पूछा गया है, उष्मा संचरण की सबसे तेज विधि कौन सी है, विकिरण है। जैसे सूर्य की रोशनी का पृथ्वी तक पहुंचना, सूर्य की रोशनी का पृथ्वी तक पहुंचना, देखिए कितना दूर है, कितना कम समय में पहुंच जाता है, 500 सेकंड में पहुंच जाता है ना। तो ध्यान रखना है, उष्मा संचरण की सबसे तेज विधि विकिरण। एक पॉइंट ध्यान रखें कि वायु में उष्मा का क्षितिज हॉरिजॉन्टल संचरण अभिवहन कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी वगैरह में पूछा गया है। वायु में उष्मा का हॉरिजॉन्टल क्षितिज संचरण क्या कहलाता है, अभिवहन। अब देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, तो ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि लैंड ब्रिज हो या सी ब्रिज हो, दोनों में संवहन होता है। यही तो इम्पोर्टेंट इसका सार है, दोनों में क्या होता है, संवहन होता है, लैंड ब्रिज सी ब्रिज में। इसमें क्या है, देखिए ये आपका एक लैंड वाला भाग है, ये सी वाला भाग है। दिन के समय में देखिए इसको सी में जो पानी है, पानी को गर्म होने में ज़्यादा समय लगेगा लैंड की अपेक्षा, तो ये जो है जल्दी गर्म हो जाएगा भूमि वाला क्षेत्र। अब भूमि वाला क्षेत्र गर्म हो जाएगा तो गर्म हवा ऊपर उठती है ना, गर्म हवा जो है हाई से लो प्रेशर की ओर जाएगी, तो ऊपर उठ गई। फिर देखिए यहाँ पर लो प्रेशर जैसे बना, ठीक है, तो समुद्र से हवा जो है इस ओर बहने लगेगी, तो इसे बोलते हैं समुद्र समीर। रात में जस्ट इसका उल्टा है, रात में देखिए क्या होता है ना कि ये पूरी तरह से गर्म हो जाता है पूरा दिन भर में, उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर कमता है, यहाँ का बढ़ता है, तो यहाँ का बढ़ेगा क्योंकि ये वाला गर्म हो चुका है पूरा दिन भर में, तो ये ऊपर हवा बहेगी, ऊपर जब हवा बहेगी तो यहाँ जो है लो प्रेशर होगा, तो यहाँ से जो है हवा इधर बहेगी, इसे बोलते हैं थल समीर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इन दोनों में संवहन होता है, ये ज़्यादा जरूरी है।
तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जाम में पूछा गया है। कहता है हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे के डायमेंशन में वृद्धि होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का कोई भरा गुब्बारा, उसको अगर आप पृथ्वी से छोड़ रहे हैं तो उसका डायमेंशन जो है एक्सपेंड करता है, वृद्धि होता है। ठीक है, ध्यान रखना। सवाल कहता है कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता है। जिस दिन तेज हवा चलती है उस दिन ओस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण तेज होता है, सारा ओस जो है वाष्प कर ले जाएगा वो। अगला देखिए, कहता है स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का। ये सारा एग्जाम में पूछा गया, आपको सबको कलेक्ट करके एक जगह रख दिए हैं। ठीक है, सवाल अगर पूछ ले तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता क्यों? तो वाष्पीकरण तेज होता है। सवाल पूछ ले स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का। बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन क्या होगा? घट जाएगा। बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन घट जाएगा। थर्मोस्टेट, इसका कार्य क्या है? तो एक समान ताप को बनाए रखना ही जो है थर्मोस्टेट का कार्य है। ये बैलेंसिंग, टेम्परेचर बैलेंस का काम करता है। फिर देखिए क्या कहता है, पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जबकि फ्रीजिंग हिमांक बिंदु घट जाता है। इसलिए जब आप देखेंगे तो जो आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं साइड में यहाँ पर इस खोल के बीच में नमक डाल के रखते हैं, नमक बर्फ। क्योंकि ये बर्फ, नमक इसमें डाल देंगे तो ये बर्फ जो है काफ़ी लेट से पिघलता है, इसलिए आइसक्रीम वगैरह ठंडा रह जाता है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है कि तापमान बढ़ने पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तभी तो जलवाष्प जो ग्रहण, जो एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादा होगा। अगला कहता है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग कई बार इससे क्वेश्चन बनता है, ये कुकर हो गया है ना, दाब बढ़ाए क्वथनांक बढ़ गया। एसी, ये जो है आर्द्रता और तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। केवल आर्द्रता, केवल तापमान, दोनों में से कुछ नहीं, आर्द्रता तापमान। तो ध्यान रखें एसी जो है आर्द्रता और तापमान दोनों को नियंत्रित करता है। अगला है ऊष्मागतिकी का पहला नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ध्यान रखिए ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। फिर देखिए ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है कि -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान जो है बराबर होता है। इसको आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कहता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान ही जो है परम शून्य तापमान कहलाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सबका मान देखा था -459 है ना फ़ारेनहाइट में, 273 सेल्सियस में और 0 के केल्विन में। ठीक है, और परम शून्य तापमान या न्यून तापमान पर क्या होता है? जीवाणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है, और ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम है ना, प्रैक्टिकली नहीं है। नेक्स्ट कहता है किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है लेकिन घनत्व जो है वो घटता है। यहाँ होगा घनत्व जो है घटता है, ध्यान रखिए। जैसे घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान 5 था, आयतन 4 था, तो ये 1 दशमलव कुछ रहा होगा इसका घनत्व, फिर 5 हो जाए। जैसे कि मान लेते हैं इसको, इस केस में जो है 1.2 घनत्व रहा होगा। अब देखिए 5/5 हो गया, चूंकि हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं तो उसका आयतन बढ़ रहा है, तो अगला स्टेज में 1 हो गया। फिर देखिए 5/6 हो गया, तो 1 से भी कम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं तो आयतन तो बढ़ रहा है लेकिन उसका घनत्व जो देख रहे हैं कैसे कमते जा रहा है, घनत्व कमता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन की प्रक्रिया पर आधारित है। घड़ा पूछ ले तो घड़ा में पानी ठंडा रहने का वजह ये भी वाष्पीकरण ही होता है।
संपीड़ित गैसों को छोड़ने से कमरों को ठंडा किया जा सकता है। सवाल पूछता है देखिए किस प्रकार से, कि कमरों को किस प्रकार से ठंडा कर सकते हैं। तो संपीड़ित गैस को अगर आप छोड़ेंगे तो कमरे ठंडे हो जाएंगे। एक और सवाल पूछता है कि कमरे को गर्म किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ऑप्शन में आपको रहता है फ्रिज को अगर आप के दरवाजे को कुछ देर खोल के रखेंगे तो कमरे का तापमान गर्म हो जाएगा। अगला देखिए कहता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी जस्ट देखे खाना इसलिए जल्दी बन जाता है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए ये समझिए क्या है, जैसे कि मान लेते हैं 100 डिग्री पर पानी अपना उबल गया, चावल हो गया, ठीक है। अब कोई कुकर है, कुकर में जो है फोर्स लगाया, पूरी तरह से आपने उसको टाइटली पैक करके रखा है तो दाब लगाया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वथनांक बढ़ जाएगा। 100 से वो मान लेते हैं 130 हो गया, ठीक है। तो क्वथनांक बढ़ गया, तो इस टेम्परेचर में और इस टेम्परेचर में जैसे कि मान लेते हैं चावल है, तो इसमें जल्दी नहीं पक जाएगा 130 में, जबकि 100 में ही हमारा काम हो रहा है। तो 130 में अगर उसको रखेंगे तो जल्दी पक जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जल्दी बन जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, पानी को जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो पहले इसका आयतन जो है इसका घटता है फिर बढ़ता है। ध्यान रखिए, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ये ऑप्शन मिलता है। लास्ट और अंतिम फैक्ट है, शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये उष्मा का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। जो न्यूमेरिकल लेटेंट हीट, विशिष्ट उष्मा, टेम्परेचर का चेंज, उसके उष्मा प्रसार का अनुप्रयोग, उम्मीद है आपको ये सारे बेसिक फैक्ट समझ में आएंगे। इसका नोट्स बना लें आप, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से ही जो है आगे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।